खोज खबर में आज हम बात करेंगे जनादेश के संदेश की। हरियाणा और महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके जनादेश के क्या मतलब है। परिणामों वाला आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को दोनों राज्यों में बम्पर जीत दिला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की गिनती बढ़ती गई कांग्रेस को अपने लिए उम्मीद नजर आने लगी। कांग्रेस ने भले ही इन चुनाव को हारा समझकर छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी हरियाणा में कम से कम उसे उम्मीदों से भी ज्यादा सीटें मिली। मतगणना के दौरान कई घंटों तक कांग्रेस और बीजेपी आगे पीछे हरियाणा में होती रही। इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं थी। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि शायद निर्दलियों और जेजेपी को साथ में लेकर कई कांग्रेस सरकार न बना ले, लेकिन अंत में सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा बीजेपी को ही मिला। महाराष्ट्र में भी बिखरे हुए विपक्ष ने अपनी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। दिन भर बहस का विषय गर्म था कि क्या बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मुकाबले कमतर प्रदर्शन किया है। इस बात का जवाब देने और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आए और उन्होंने इन दोनों राज्यों की जीत को अभूतपूर्व बताया। 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पांच साल लगातार मुख्यमंत्री 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए, तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी, और वो जो कहे उस सीट पे लड़ना पड़ता था। और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री ने इस पूरी जीत को अभूतपूर्व बता दिया है। दिन भर से जो नैरेटिव चल रहा था कि क्या लोकसभा चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने कमतर प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तर्क को ठुकरा दिया है। उनका मानना है ये परिणाम अभूतपूर्व हैं। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को सरकार बनाने का मौका मिला है और दोनों जगह ये सरकार बनेंगी। और आप अभी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। अमित शाह से मिलेंगे हरियाणा के निर्दलीय एमएलए। आज रात करीब 10 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी। इसमें एक प्रमुख नाम गोपाल कांडा का है जो सिरसा से जीत के आए हैं, और साथ ही साथ जो दूसरा नाम है वो रणजीत सिंह चौटाला का है जो सिरसा की एमपी है। वो उनको लेकर आ रही हैं और वो इस वक्त सिरसा से निकल चुके हैं। उनके भाई गोविंद कांडा ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक चार्टर प्लेन से वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे रात में करीब 10 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे और ऐसे में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुमत के लिए उसे 46 सीटें चाहिए और 2 लोगों का और समर्थन उसे मिल जाएगा, यानी 42 लोग हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए मात्र 4 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में दिन भर होता रहा चाबी, यानी दुष्यंत चौटाला चाबी चुनाव चिन्ह लेकर चले थे। क्या वो चाबी सरकार की चाबी कि हरियाणा की गद्दी पर कौन बैठेगा वो दुष्यंत चौटाला की पॉकेट में होगी, लेकिन अंत में ऐसा नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ड्राइविंग पोजीशन में है और हो सकता है निर्दलियों के बाद उसे जेजेपी का भी समर्थन मिल जाए। क्या कहते हैं हरियाणा के राजनीतिक समीकरण, आइए एक नजर डाल लेते हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी खुद को हरियाणा का किंगमेकर बता रही है। जेजेपी का चुनाव चिन्ह चाबी है और पार्टी नेता दावा कर रहे हैं हरियाणा की सत्ता की चाबी अब उनके पास ही है। तो कुछ चर्चा हो पाई है कि अभी तक बीजेपी कांग्रेस? फैसला दुष्यंत अकेला नहीं ले पाएगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव और विधायक दल के लोग मिलकर इस पर निर्णय करेंगे। तो ये तय है कि सत्ता की चाबी आपकी जेब में रहेगी इस बार? देखिए, भगवान से उम्मीद करते हैं। लेकिन सियासी जानकारों का दावा है
कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीते 7 निर्दलीय उम्मीदवार असली किंगमेकर साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिरसा विधायक गोपाल कांडा बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायकों के साथ भी बीजेपी बातचीत कर रही है। आईएनएलडी के विधायक भी बीजेपी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने भी सूबे में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। खट्टर दिल्ली तलब किए गए। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को देवीलाल की कांग्रेस विरोधी वाली राजनीति की याद दिलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कांग्रेस देश की राजनीति को खराब करती है। उसने एक बार मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और असर देख लिया झारखंड का क्या हाल हुआ था। कर्नाटक में उन्होंने ये काम किया, असर देख लिया। इसलिए और मुझे नहीं लगता कि जेजेपी के नेता अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। दुष्यंत जानते हैं कि वो देवीलाल जी की लिगेसी को लेकर चल रहे हैं, जो एंटी कांग्रेस पर ही उन्होंने सारी राजनीति की है। हरियाणा में 46 के जादुई आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी को निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा में जीते निर्दलीय विधायकों में कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी के बागी होकर अलग लड़े और जीते। अब बीजेपी इन्हें मनाने में जुटी। फरीदाबाद की प्रथला सीट से निर्दलीय नयनपाल रावत ने जीत हासिल की है। 2014 में नयनपाल रावत ने बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाई थी और दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर बसपा से आए टेकचंद शर्मा को दिया था। ऐसे में नयनलाल रावत ने निर्दलीय उतरकर जीत दर्ज की है। दादरी विधानसभा सीट से निर्दलीय सोमवीर सांगवान ने जीत दर्ज की है। सोमवीर सांगवान बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरकर विधायक बने। महम विधानसभा सीट से निर्दलीय बलराज कुंडू ने जीत दर्ज की है। बलराज कुंडू भी टिकट न मिलने के चलते बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने कुंडू की जगह महम सीट से शमशेर खरकड़ा को टिकट दिया था। पुंडरी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रणधीर सिंह गोलन ने जीत दर्ज की है। गोलन ने भी बीजेपी की तरफ से टिकट न मिलने से नाराज होकर बागी रुख अपनाया था। तो यहां पर आपने देखा हरियाणा के समीकरण क्या कहते हैं। अगर जेजेपी को भी अलग कर दिया जाए और 40 बीजेपी के और 8 अन्य को जोड़ दिया जाए, क्योंकि आईएनएलडी का यह कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही ओम प्रकाश चौटाला को अंदर कराया था। ऐसे में आईएनएलडी और अन्य 7 का समर्थन अगर बीजेपी को मिल जाता है तो फिर उसको जेजेपी के भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुमत वहां पर 90 में से 46 सीटों का है। लेकिन उससे बड़ी बात, इस चुनाव के संदेश को, इस जनादेश के संदेश को क्या माना जाए, बीजेपी के लिए हार या बीजेपी के लिए जीत? इसी बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और साथ ही साथ पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन जी। मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ रिम्पल जी हैं जो कि जेजेपी की स्पोक्स पर्सन है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जुड़ी हुई है, एक ऐसी पार्टी जिसने अपने पहले ही डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव के अंदर। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी ने इस जीत को अभूतपूर्व बताया है। उनका कहना है कि 50 साल बाद एक मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और ऐसे में उनका फिर से जीत कर आना अभूतपूर्व है। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा की जनता को भी धन्यवाद कहा है और कहा है कि हमारी नई टीम को एक बार फिर से आपने काम करने का मौका दिया है। आप मानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है? प्रधानमंत्री दावा कर चुके हैं। दीपक जी, 4 महीने में अगर 23% वोट कम हो जाता है किसी पार्टी का लोकसभा से लेकर अभी तक, और उनके 4 मंत्रियों के टिकट काटने के बाद 5 मंत्री अपनी चुनाव हार जाते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी 23,000 वोट से चुनाव हार जाते हैं, उसको अभूतपूर्व जीत कैसे कह सकते हैं? मेरी समझ से परे। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम मुद्दों से भटकाने का काम मोदी जी ने और बीजेपी ने किया, हरियाणा की जनता ने उनको माकूल जवाब दिया है। सरकार बनना नहीं बनना, किसकी बनेगी, आने वाले दिनों में स्वयं तय हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से तमाम जो वास्तविक मुद्दे थे हरियाणा के और तमाम जिस तरह की रिपोर्ट थी उनको रोका गया और देश की जनता को जिस तरह से गुमराह किया गया, वो पूरे देश ने देखा है। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आलोक भाई, आपने भी तो हरियाणा को हारने के लिए छोड़ दिया था। ये तो बिल्ली के भाग्य से चीका टूटा है। आप नहीं, वहां पे आपको वोट नहीं मिले, जनता जबरदस्ती दे गई क्योंकि वहां पर कोई अल्टरनेट नहीं था। ये भी एक हकीकत है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन शहनवाज जी, एक तर्क तो सही है आलोक जी का
कि 23% वोट शेयर आपका लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ है हरियाणा के अंदर। ऐसे में क्या माना जाए? ऐसे में क्या ये माना जाए कि हम पुराने विधानसभा चुनाव से आकलन करें, अभी के लोकसभा चुनाव से आकलन नहीं करें? क्योंकि आकलन तो लोकसभा चुनाव के आधार पर होना चाहिए। क्या ये आपके मंत्रियों का हारना, आपकी 6 सीटों का कम होना, क्या बीजेपी से नैतिक हार नहीं मानती है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये जीत गए थे, लेकिन लोकसभा में उन सारी सीटों को हमने जीतने का काम किया। हम तुलना विधानसभा का विधानसभा से ही करेंगे, पंचायत का पंचायत से ही करेंगे, बल्कि देश के वही मुद्दे रहते हैं चर्चा में। लेकिन विधानसभा में पिछले चुनाव के मुकाबले हमारा 3% वोट बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2, पहले हम हरियाणा में बहुत बड़े दल नहीं माने जाते थे। हम अलायंस में कुछ सीटें लड़ते थे और जो सीटें मिलती थी वो लड़ते थे, कुछ जीतते थे, कुछ हारते थे। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, 5 साल उन्होंने सेवा की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, बिना पैसे की नौकरियां दी और वो उनको फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है। आलोक जी को ये मालूम होना चाहिए कि हम आपसे जीते आप नहीं हैं, जीते हम हैं। हमें मौका मिला है सेवा का, 40 सीटें हम ही आई है, आपको 31 आई है, फिर भी आप ऐसा बता रहे हैं जैसे कि हम हार गए हों। लेकिन जो जिस दरख्त के फल लगे होते हैं उन्हें झुक के रहना चाहिए। हम इस जीत को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और वहाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर से खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार हम वहाँ पर बनाएंगे। महाराष्ट्र में भी शहनवाज जी, आप समझ नहीं रहे हैं। शहनवाज जी, महाराष्ट्र में आए उससे पहले मैं आपके तर्क का एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं आलोक जी से। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि जिन दरख्त पर फल लदे होते हैं उनको झुक जाना चाहिए, लेकिन इनके दरख्त तो पतझड़ में थे, इनमें थोड़ी सी पत्तियां दिख गई तो इनको खुश होना चाहिए। क्यों आलोक जी, खुश होना चाहिए कि नहीं? पतझड़ में आपको थोड़ी थोड़ी बाहर नजर आने लगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया, जिस तरह से तमाम मुद्दों से भटकाया गया, आज इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में आप सावरकर जी को जिस तरह से वहां पर भारत रत्न की बात कर रहे थे, भाई 5 साल से सरकार राज्य में भी आपकी थी, केंद्र में भी आपकी थी। अब मैनिफेस्टो में रखने का कारण केवल ये था कि 3 दिन तक उस पर डिबेट कराई जाए, उस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, बाकी मुद्दों से भटकाया जाए। इनके 2014 के मैनिफेस्टो के ऊपर किसी मीडिया के साथी ने कोई चर्चा नहीं की। 2014 का महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो और 2019 का बहुत से तो वाक्य भी सेम हैं, तमाम वही योजनाएं दोबारा से परोस दी हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन से ऐसी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से आप आज कह रहे हैं कि हम जीते हैं। हम कह रहे हैं कि 9 में से आपने 4 मंत्रियों के टिकट काट दिए, 5 हार गए, एक कैप्टन बच गया, पूरी की पूरी टीम फ्लॉप हो गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं हार गए, 23,000 वोट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जवाब ले ले, नैतिकता के आधार पर शहनवाज जी से जवाब ले ले। शहनवाज जी, जवाब बिल्कुल बड़ा स्पेसिफिक सवाल है उनका। मंत्री क्यों हारे? लोकसभा चुनाव के मुकाबले परसेंटेज क्यों घटा और आपने क्या कर दिया 5 साल में ऐसा? देखिए सर, ये जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो सब उम्मीदवार होते हैं और आलोक जी कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ तो आपके 31 कैसे जीत गए? आप तो कह रहे थे 14-15 भी नहीं जीतेंगे आपके। अगर दुरुपयोग होता तो आप 31 जीतते क्या? आपके लोग तो कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी होगी, तो क्या जो 31 आप जीते हैं या फिर से चुनाव कराए जाएं क्या? तो इसको आप स्वीकार करेंगे क्या? ये सब तर्क चुनाव ख़त्म हो चुके आलोक जी, क्योंकि आलोक जी बहुत दिन बाद टीवी पे मुझे मिले हैं। अच्छा है, आप लोगों ने ये व्रत तोड़ा है, आप टीवी पे आने लगे, अच्छी बात है। आप लोग बहुत दिन से आते नहीं थे, तो आज मैंने आपसे कहा ना कि आज मैं कोई बहुत सख्त बात बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये भी सही है कि जब मैं रोहतक में गया था तो वहाँ मुझे लग रहा था कि ये कांग्रेस नहीं लड़ रही, 2 कांग्रेस के बीच में का मुकाबला है। जैसे इंडियन लोकदल और दुष्यंत जी की पार्टी का मुकाबला था, उसी तरह हुड्डा कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस के बीच में मुकाबला था। मैंने रोहतक के कांग्रेस के दफ्तर पर देखा कि
राहुल जी की फोटो नहीं थी, प्रियंका जी सोनिया जी की थी, क्योंकि हुड्डा साहब ने उनकी फोटो लगानी सही नहीं मानी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए उठाया, बाद में पता नहीं लगाया या नहीं लगाया, अशोक तंवर के खिलाफ उनकी पार्टी का मामला था। आलोक जी से पूछ लीजिए ना, राहुल जी ने अशोक तंवर को बनाया था, अशोक तंवर के हुड्डा जी खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने राहुल जी का पोस्टर नहीं लगाया। आलोक जी मुझे बताइए ना, दुश्वारी है कि जब आप रिजल्ट अब आ गया है, आप स्वीकार कीजिए ना कि आप 40 हम जीते, 31 आप जीते, हम सब नंबर 1 पार्टी हम बने, फिर भी 5 साल में इतने दुष्प्रचार के बावजूद जितना आप लोगों ने हमारी सरकार के खिलाफ किया, अगर हम जीते हैं तो आप 2 बधाई के शब्द कह दें, या अगर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, कल आप दावा करें तो मैं बधाई दे देता हूं। तो चलिए पूछ लेते हैं आलोक जी, क्या 31 सीटों के साथ आप दावा करेंगे? शहनवाज जी चुनौती दे रहे हैं, अगर वाकई ये बीजेपी के खिलाफ बहुमत है तो आप इतने लोगों को जुटाइए कि बीजेपी के खिलाफ सरकार बन जाए। बहुमत उसके पास भी नहीं है, तो इतना राजनीतिक मादा, इतना राजनीतिक कौशल और इतना विचारधारा का कमिटमेंट होना चाहिए कांग्रेस के पास कि वो मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले सरकार बनवा ले। बताइए, क्या आप दावा पेश करेंगे? क्या जा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल जी के पास? देखिए, मैं समझता हूं कि आंकड़े सबके सामने हैं। हमारे पास अगर आंकड़े होंगे, बहुमत होगा तो हम जरूर जाएंगे। जवाब दीजिए ना, अगर हमारे पास तो ऐसा लगेगा कि आंकड़े और बहुमत नहीं है, आलोक जी मैं वही पूछ रहा हूँ। आलोक जी प्लीज, मैं उत्तर दे रहा हूँ। दीपक जी प्लीज 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 मेरी एक बात उत्तर दे रहा हूँ। दीपक जी, बहुत हम्बली आपसे पूछना चाहता हूँ, आंकड़े आपने कहा बीजेपी हार गई, इनके मंत्री हार गए, जनादेश इनके खिलाफ, 23% वोट लोकसभा के मुकाबले कम हो गया, इनकी हार है यानी आपकी जीत है, तो फिर आप सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो बताइए, नेशनल टेलीविजन पे मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर संख्या होगी और आंकड़े जुटाए जाएंगे तो हम जरूर दावा पेश करेंगे, और अगर ऐसी संभावना नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को, एक मिनट, देखिए अभी आपके सामने है, अभी तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पूरे आंकड़े भी और पूरे रिजल्ट भी नहीं दिए हैं। जहां तक पहला प्रश्न आप अभी शहनवाज जी कह रहे थे ईवीएम के बारे में, आज भी हमारी यही यही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए, और ईवीएम के ऊपर तमाम तरह की जो शंकाएं और प्रश्न चिन्ह हैं वो बनी हुई हैं आज भी। हम आज भी कह रहे हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। आप बताइए किस तरह से चुनाव समाप्त होने के बाद भी बीजेपी के तमाम जो वर्कर्स थे और कैंडिडेट थे वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, तमाम शिकायतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं 4-5 एग्जाम्पल देता हूं आपको। एनसीआरबी के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2 साल तक नहीं आए। हरियाणा का चुनाव खत्म होता है, वोटिंग खत्म होती है, अगले दिन आंकड़े आ जाते हैं। क्या कारण था कि आपने 2 साल तक उन आंकड़ों को बचा दबा कर रखा? यही सब बात हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक 1 महीने तक आपने काउंटर करना चाहते ही नहीं, आपने तो इनको वॉक ओवर दे रखा है, चाहे जो भी बोल के निकल जाए। आप ये मानते हैं ना, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज आलोक जी दीपक जी ऐसा नहीं, आप लोग उससे भी भाग जाते हैं। आपने रेयरली प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे प्रचार के दौरान। दीपक जी, मैं मानता हूं डिबेट्स का जो पैनल था वो इस पूरे मीडिया जगत में आप ही लेकर आए थे, लेकिन क्या आपने देखा कि किस तरह की डिबेट्स आज की तारीख में हो रही हैं? मैं दूसरों पर पाकिस्तान के गधे बिक गए। अरे भाई, पाकिस्तान के गधे बिक गए, उससे मैं दूसरों पर नहीं, मैं दीपक जी, मैं आपकी बात समझता हूं, न्यूज नेशन की बात समझता हूं। न्यूज नेशन हमेशा से एक बैलेंस डिबेट करता आया है, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं दूसरे चैनल्स का नाम भी नहीं लूंगा आपके चैनल पर, लेकिन 100 डिबेट उनकी पिछली उठा लीजिए, 100 में से 95 डिबेट ऐसी हैं भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और इस तरह की। नहीं कि आपने कहा डिबेट पे हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं भाई, परसों चुनाव खत्म हुआ, 2 हमारे लीडर्स जो आपने अंदर किए थे, दोनों की जमानत हो गई केवल 2 दिन के बाद ही। नोटबंदी का रिजल्ट 1 साल तक आरबीआई ने नहीं दिया, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हुआ, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो गया, नोटबंदी का रिजल्ट नहीं दिया था। जब तक गुजरात का रिजल्ट नहीं आया, गुजरात की वोटिंग नहीं हुई, 2G के ऊपर बेल नहीं हुई। जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं आलोक जी, ये बता दे कि अभी आपने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव होने चाहिए, तो क्या आप लोग चुनाव मैदान में गए क्यों थे? आप कह देते कि हम जब तक बैलेट से नहीं होगा बाइकआउट कर देते। आप चुनाव में जाते हैं, हार जाते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं, बैलेट से होना चाहिए। यानी अभी भी मुझे लग रहा है कि ईवीएम को ही दोष दे रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। राहुल जी प्रचार में नहीं जा रहे थे उतना, जितना गुजरात में गए क्या उतना गए क्या, जितना लोकसभा में गए उतना गुजरात की जगह महाराष्ट्र में गए क्या, क्या कांग्रेस पूरे मन से लड़ रही थी चुनाव क्या? नहीं, मेरी विनती है कि जब आप चुनाव हार गए हैं, अटल जी की एक बात है कि आप थोड़ा जब रिजल्ट आ जाता है तो लोकतंत्र की दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा के बारे में है, क्योंकि वहां पर बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, वहीं महाराष्ट्र में पूरा बहुमत है, सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सरकारें मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनेगी और अमित शाह को पर्यवेक्षक तय करने का अधिकार दे दिया गया है पार्टी प्रेसिडेंट को।